Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 अक्टूबर 2021। तो गाइस आज है तारीख 4 अक्टूबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं कहूँगा आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। तो भारत का एक विजन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके। तो ये विजन क्या है हम लोग समझेंगे। यहाँ पर भारत फोकस कर रहा है कि किस प्रकार से हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपको आज से पहले नहीं पता होगी। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक आर्टिकल को हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है तो उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। आज का जो सेकंड आर्टिकल होगा यहाँ पर हम लोग एक टर्म को सीखेंगे। इकोनॉमिक्स की ये टर्म, एक नई टर्म चर्चा में आ चुकी है, वो है ग्रीन टर्म लोन। तो ये लोन क्या होता है यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने ये बताया भारत के अंदर जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बहुत स्लो हो चुका है। इस रिपोर्ट का थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है जिसको हम लोग एज ए एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और टर्म इकोनॉमी की चर्चा में आ चुकी है और सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स अभी लॉन्च किया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये विंडो सिस्टम क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा। इन्वेस्टर्स दोनों हो जाएंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो, उसको इस सिंगल विंडो सिस्टम से क्या फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। प्लस इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद साइक्लोन गुलाब के बारे में चर्चा करेंगे। देखो सबको मालूम होगा इस साइक्लोन गुलाब के बारे में, लेकिन कुछ हटकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये साइक्लोन गुलाब क्यों इस बार खास हो चुका है। इसी के कारण आप कह सकते हो आज के टाइम पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ हमारे साल 2000 से लेकर साल 2021 में साइक्लोन गुलाब के साथ 2 और ऐसे साइक्लोन हैं जो कि ऐसे इवेंट में आए हैं, सितंबर के महीने में आए। तो कुछ अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। फिर एट द लास्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा हमारा पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से। तो सेक्रेड पोर्टल यहाँ पर जारी किया गया एल्डरली पीपल के लिए। तो एल्डर पीपल को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आर्टिकल छोटे भले ही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखो यार 1 सेकंड लगेगा, वीडियो लाइक हो जाएगी और इससे मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ हम लोग रिविजन करेंगे। देखो ऑलरेडी हम लोग इसका रिविजन कर चुके हैं, कल संडे था और आपको मालूम होगा हर संडे में हम लोग पूरे सप्ताह का रिविजन करते हैं। तो अगर आप लोगों को रिविजन का वीडियो चाहिए तो मंडे से लेकर जो सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे वो सब हमने कल रिवाइज किए हैं। कल के वीडियो में आपको सबका रिवीजन मिल जाएगा, तो कल वाला वीडियो आप जरूर जाकर देख लेना, आपका रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे सैटरडे में और आप कह सकते हो कि चलो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूं। चलो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था सैटरडे में, कांग्रेशनल रिपोर्ट ऑन टेररिज्म को करके। तो यूएस ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है टेररिज्म के ऊपर और यहाँ पर जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लगभग 12 टेररिज्म आउटफिट हैं, टेररिज्म ग्रुप हैं, आतंकवादी संगठन है, ठीक है, उनको यहाँ पर बैन किया गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान आज के टाइम पर जो FATF की लिस्ट है उसके ग्रे लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, जो ब्लैक लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कल आपने बहुत सारे जवाब भी दिए थे, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था पीएम पोषण स्कीम के बारे में। जो पीएम पोषण स्कीम है इसने किसको रिप्लेस किया है, मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस किया है, आपको मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो ये इसका रिवीजन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार रहेगा। अपना शुरुआत करते हैं हम लोग जो भी हमें आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। इंटरनेशनल न्यूज़ पहली होने वाली है, प्लस एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं जो आईआर का टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको एनवायरमेंट से रेट करोगे तो ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। तो देखो सूर्य एक ही है, बिल्कुल सबको मालूम है, हाँ सूरज एक ही है।
दुनिया एक है। अब यहाँ पर एक सूरज को पूरे दुनिया में हम लोग कनेक्ट करेंगे एक ग्रिड से, ये यहाँ पे फोकस रखा गया। मतलब सूरज की एनर्जी से हम लोग दुनिया भर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और यहाँ पर चर्चा में इसलिए है कि इंडिया और यूके आज के टाइम पर साथ में डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर जल्दी एक अनाउंसमेंट होने वाला है जॉइंट डिक्लेरेशन का। किस चीज़ के ऊपर? OSOWOG, जो कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके यहाँ पर ये अनाउंसमेंट होगा। ये क्या है एग्जैक्टली, आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी आपको मालूम होगा आने वाले टाइम पर COP26 होने वाली है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और लगभग 26वीं एक तरीके से मीटिंग होने वाली है। और जो ये मीटिंग होगी एक तरीके से ये होगी ग्लासगो के अंदर। अब यहाँ पर जो मीटिंग होगी, जितनी भी कंट्रीज होंगी वो सब एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन करेंगी। प्लस यहाँ पर डिस्कशन ये होगा कि किस प्रकार से हम लोग कार्बन को कम से कम कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, ये सब डिस्कशन होता हुआ हम लोग को नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी क्या चर्चा हो रही है। अब ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, जो ब्रिटिश एनवॉय हैं, ठीक है, ब्रिटिश एनवॉय आए हैं हमारी कंट्री में आकर बातचीत कर रहे हैं हमसे। और ये जो मैंने आपको बताया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके, ये इंडिया का विजन है, ये भारत का विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है और बहुत ही धांसू विजन है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये जो विजन है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिश एनवॉय आए हैं उनका कहना यह है कि हमें शामिल कर लो अपने विजन के अंदर और इसका नाम बदल दो। इसका नाम बदलकर क्या कर दो, इसका नाम बदलकर कर दो ग्रीन ग्रिड। इनका मानना यह है कि ग्रीन ग्रिड कर दिया जाए। ग्रीन वर्ड आप समझ सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी से डिनोट किया जाता है, हरियाली से रिलेट किया जाता है ग्रीन वर्ड को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि दुनिया भर के अंदर हम लोग सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोलर पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं पूरे दुनिया में। वो कैसे होगा यूज, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको बताना हूँ, उससे पहले आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो लास्ट तो नहीं कह सकते, लगभग यहाँ पे कह सकते हो जो एक तरीके से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया भी वहाँ पर था, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तब यहाँ पर एक और बॉडी बनाई गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल लगाया हुआ था। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। देखो, मुद्दा यहाँ पर ये समझना होगा आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक तरीके से वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, सन की रेस डायरेक्टली पड़ रही है। सन की रेस क्या पड़ रही है, यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, पीछे तो रात हो रही है ना। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर दिखा देता हूँ। सन की रेस क्या हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल राइट, बिल्कुल अच्छी तरीके से सन की रेस पड़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पीछे रात हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। अब क्या होगा, ये अर्थ रिवॉल्व हो जाएगी, एक तरीके से रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब अर्थ रोटेट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर सन की किरणें पीछे पड़ने लगेंगी। ऑब्वियस सी बात है, रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी देख पाओगे इंडिया का मैप नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये घूम जाएगा, तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा पीछे चले जाएगा, फिर इधर की साइड होने लगा। तो मतलब सन तो एक ही है ना, सूरज एक ही है, हमारा जो पृथ्वी है, जो दुनिया है, वो भी एक ही है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग एक ग्रिड को और बना देंगे। ग्रिड का मतलब यह है, हम लोग यहाँ पर कंट्रीज के अंदर सोलर पैनल्स लगाएंगे। सोलर पैनल्स के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या होगा, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब सोलर पैनल्स कैसे लगाए जाएंगे, सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपने सुना भी होगा, सबसे पहले दुनिया में जो सूरज है सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ता है, जापान के अंदर दिखाई पड़ता है। जो ईस्टर्न वाला एरिया है, यहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है ना। जो ईस्टर्न वाला रीजन है, यहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है। जो सूरज यहाँ पर निकलेगा, जापान में सबसे पहले किरणें पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सोलर पैनल्स लगा देंगे। यहाँ पर जापान में, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इन सारे एरियाज में क्या लगा देंगे, हम लोग सोलर पैनल्स लगा देंगे। इन सब एरिया में सोलर पैनल लगा देंगे। अब आप कहोगे इन सोलर पैनल को लगाने से फायदा क्या होगा। अब यहाँ पर सोलर पैनल से यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इससे क्या फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इन सोलर पैनल से तार निकालेंगे और तार यहाँ से ले जाकर इधर यूनाइटेड स्टेट्स में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीकन वाले रीजन के अंदर हम लोग ये तार पहुंचा सकते हैं। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट करेंगे हम लोग, तार यहाँ पे पहुंचाएंगे, तो मैं कहूँगा ये रात के समय की बात हो रही है, नाइट के टाइम की। होता क्या है, यहाँ पर तो देखो दिन हो रहा है, यहाँ पे सूर्य उग गया, ठीक है, यहाँ पर सूरज राइज हो गया। अब जब सूरज राइज हुआ, यहाँ पर पूरा क्या हो गया, दिन हो गया, यहाँ पर उजाला देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको रात देखने को मिलेगी। तभी तो आपने सुना होगा इंडिया में दिन हो रही है तो यूएस में रात हो रही है, अभी यहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने एरिया में आपको दिन दिन दिखाई देगा, लेकिन इतने एरिया में रात हो रही होगी। अब होगा क्या, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रखा गया इसके अंदर, इससे यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो यहाँ पर इन सोलर पैनल्स में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसको तार के माध्यम से हम लोग रात में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे रात हो रही होगी
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे रात हो रही होगी, रात में क्या होगा, सोलर पैनल काम करेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का यही मुद्दा है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी जो पैनल है, हाथों हाथ सूर्य की किरणें पड़ेंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आप उसका इस्तेमाल कर लो, वो सही रहेगा, आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जब दिन हो जाएगा, इधर रात रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग इधर रात में लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो किसकी मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से। यहाँ से तार ज्वाइंट रहेंगे, यहाँ पर सोलर पैनल रहेगा, इन सोलर पैनल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी यहाँ पर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा तो इन कंट्रीज को क्या फायदा होगा, यहाँ पर क्यों सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। चलो सोलर पैनल लगा भी लिए तो इनको क्या फायदा होगा, देखो इनको भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, क्योंकि अब क्या होगा, जो ये अर्थ है वो हो गई रोटेट, अब रोटेट हो गई तो इधर हो गई रात, क्या हो गया, इधर रात हो गई और इधर क्या हो गया, दिन हो गया। अब जब यहाँ पर दिन हो गई तो इधर की साइड आपको रात देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, हम यहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगा देंगे। कौन से एरियाज़ में, यहाँ पर अफ्रीकन रीजन्स में, इन वाले रीजन्स में, सब जगह पर हम लोग सोलर पैनल्स लगा देंगे। अब जब यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा देंगे तो यहाँ से तार निकाल कर यहाँ तक पहुँचाएंगे इन एरियाज़ में। अब यहाँ पर रात हो रही है तो रात में हम लोग वापस से सोलर एनर्जी का मदद उठा सकते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक ग्रिड से हम लोग पूरा कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर सोलर पैनल्स इधर भी लगाए जाएंगे, वेस्टर्न साइड में भी लगाए जाएंगे और ईस्टर्न साइड में भी लगाए जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। कुछ इस प्रकार से ये सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये मुद्दा एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ये एक विजन है, काफ़ी अच्छा विजन है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा कि देखो रात में भी हम लोग यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगा। प्लस भारत आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं, इससे हमें और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड हो पाएंगे, प्लस पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। और उसके बाद यहाँ पर भारत ने ये भी बोला है कि देखो ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पुअर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो ये कंट्रीज़ अपने आप सोलर पैनल्स नहीं लगा सकती, तो भारत क्या करेगा, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा देगा, इनसे थोड़ा बहुत अमाउंट ले लेगा, ये रहने वाला है। प्लस भारत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से लेगा। अब यहाँ पर उसी प्रकार से अफ्रीकन वाले रीजन्स के अंदर भी होगा, यहाँ से भी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी लेगा और यहाँ पर भी लगा देगा। और उसके बाद भारत को एक और फ़ायदा यह है कि आज के टाइम पर हम लोग अपना सोलर एनर्जी के अंदर में बहुत आगे निकल चुके हैं। सोलर एनर्जी में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर बहुत हो रहा है। इससे क्या होगा, जब सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर और जगह पर जो डिमांड होगी, और आप कह सकते हो डिमांड की वजह से भारत के अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो इसका प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज होगा। भारत को और भी बहुत सारे फायदे होते हुए नजर आएंगे इस सोलर पैनल्स की वजह से और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की वजह से। अब यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको बताया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला, इससे क्या होगा, इसको 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में क्या होगा, इसको कनेक्ट करेंगे एशियन कॉन्टिनेंट में, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट में इसको कनेक्ट किया जाएगा। एशियन कॉन्टिनेंट के बाद इसको अफ्रीका में ऐड किया जाएगा, बाद में आप कह सकते हो अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये पूरा अफ्रीकन रीजन। देन उसके बाद यहाँ पर पूरी की दुनिया को कनेक्ट कर देंगे, इसी से फिर ये वाला एरिया भी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हो रही है आज के टाइम पर। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी है। इससे यहाँ पर भारत को क्या फायदा होगा मैंने आपको बता दिया है। इशू क्या है, देखो इशू यही आएगा कि ये कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक बेहतर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक्सपेंसिव भले ही है। दूसरा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें दिक्कत ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सूरज कभी तेज उगेगा, ठीक है, मतलब कभी तेज एनर्जी रहेगी, कभी कम रहेगी, कभी बादल हो गए, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं रहेगी, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर ऊपर नीचे होती रहेगी। तो एक दिक्कत यह है, लेकिन बाय द वे हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओके, आपके नज़रिया में कैसा ये कॉन्सेप्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। देखो आज के टाइम पर भी भारत बहुत सारी कंट्री से इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको वायर से कनेक्ट करके दूसरी जगह पर इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो ये अगला आर्टिकल है, ये अगेन एक टर्म यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, वो है ग्रीन टर्म लोन। देखो ग्रीन टर्म लोन क्या होती है, मैंने आपको समझाया। जब भी ग्रीन वर्ड आएगा, ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। अब मान लो कोई रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट लग रहा हो, कहीं पर सोलर पार्क प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो उसके लिए लोन लिया जाएगा, उसको हम लोग ग्रीन टर्म लोन बोलेंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अब आपको यहाँ पर मुद्दा खत्म हो गया, तो मुद्दा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आगे हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये पीआईबी का आर्टिकल है, और पीआईबी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो न्यूज़ सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। और यहाँ पर बोला गया जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी, जो हाल ही में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने एक अपनी खुद की कंपनी बना दी। देखो एनटीपीसी कोल से यहाँ पर लिंक करता है,
कोल से लेकर काम करता है। लेकिन होता क्या है, अब कोयल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हम लोगों को रखनी नहीं है। तो एनटीपीसी कंपनी ने अपने अंदर से ही एक और कंपनी निकाल दी है जिसको नाम दिया गया NTPC-REL। ठीक है, ये नाम दिया गया है इसको। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करके इसको एक नाम दिया गया। एक सब्सिडरी है ये हमारे इस पुरानी वाली कंपनी के, एक पुरानी वाली कंपनी के अंदर से निकालकर एक छोटा सा पार्ट बना दिया है। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जो नई वाली है NTPC-REL, ये सोलर एनर्जी को जनरेट करेगी। अगेन यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात हो रही है। इस आर्टिकल को मैंने साथ में ही लगाया है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इसी वजह से। अब सोलर एनर्जी को जनरेट करेगी और इसका टारगेट बहुत बड़ा है। देखो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर बोला है इसने, ये राजस्थान के अंदर लगभग 470 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। उसके बाद गुजरात के अंदर 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डेटा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आप कह सकते हो 670 मेगावाट के आसपास की एनर्जी जनरेट करना कोई यहाँ पर आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये इस एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है और इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और ये पूरी की पूरी सोलर एनर्जी जनरेट करी जाएगी। इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर जो ये NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसकी जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वाली, ये काम करेगी। और इसने अभी बैंक से लोन उठा लिया है। अब लोन उठाया है इसी काम के लिए, सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए लोन उठाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। जब भी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लोन लेंगे तो उसको ग्रीन टर्म लोन बोलते हैं। अब आप कहोगे लोन में कितना पैसा लिया जा रहा है, तो 500 करोड़ रुपए यहाँ पर एक कंपनी ले रही है। और किससे ले रही है, बैंक ऑफ इंडिया से। तो ग्रीन टर्म बोला गया है, टर्म मतलब लंबे समय के लिए, तो 15 साल के लिए ये लोन लिया जा रहा है। इस लोन को लेने के बाद ये एक्सपेंड करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में से आप कह सकते हो इंटरेस्ट वगैरह ये लोग कटवाते रहेंगे। फिर यहाँ पर एक तरीके से इसी प्रकार से काम किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। NTPC ने ये स्टार्ट कब किया है। ग्रीन टर्म लोन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ग्रीन लोन एक तरीके से इस प्रकार का लोन होता है जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, प्लस उसके बाद ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर ग्रीन लोन दिया जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। एक नई टर्म है जो कि चर्चा में है, तो इस वजह से आपको ये क्लियर होना चाहिए। कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग इसको ईजिली रिलेट कर पाओगे। फ़ायदे क्या होंगे, देखो फ़ायदे सही होंगे, हमारी इकोनॉमी के लिए भी जनरेशन होगा, इकोनॉमी के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी काम करती हुई नजर आएगी। तो इसका ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। ग्रीन लोन बढ़ेगा, ग्रीन डिपॉजिट बढ़ेगा, तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी प्लस एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। दूसरा, एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑब्वियस सी बातें हैं ही, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एनवायरमेंट की प्रोडक्शन के लिए हम लोग सोलर एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। प्लस कहीं ना कहीं और भी बहुत कुछ फ़ायदे हम लोग को देखने को मिल पाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये हमारे एनवायरमेंट में कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। जो NTPC है ये लगभग भारत का बहुत बड़ा लार्जेस्ट पार्क, अभी तक का भारत का सबसे जो लार्जेस्ट पार्क है, सोलर पार्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सोलर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में बनाया जा रहा है। कहाँ पर रन ऑफ कच्छ, तो इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस वाले रीजन में यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात वाला रीजन हो गया, और ये गुजरात में जो ये वाला ऊपर वाला रीजन है इसको रन ऑफ कच्छ बोला गया है। इस वाले एरिया में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क लगा रही है कौन, NTPC कंपनी लगा रही है। और NTPC कंपनी ने अभी ग्रीन टर्म लोन भी लिया है एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो कि राजस्थान और साथ ही साथ गुजरात में लगाया जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन एनवायरमेंट आता है GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है अगेन ग्रीन के बारे में। आज मैंने तीनों आर्टिकल साथ में लगा दिए। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ग्रीन 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 के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो मंडे में ज़्यादातर इसी प्रकार के आर्टिकल हम लोग को देखने को मिलते हैं। मंडे में जनरली शॉर्ट आर्टिकल भी बहुत आते हैं। अब यहाँ पर बात करिए, जो ग्रीन एनर्जी है वो हमारी काफ़ी हद तक डाउन हुई है, ऐसा एक रिपोर्ट बता रही है। अभी तक हमने ग्रीन एनर्जी के फायदे और क्या क्या हो रहा है वो सब देखा, लेकिन एक रिपोर्ट अभी भी बताती है कि साल 2020 के अंदर जो हमारा ग्रीन एनर्जी का मामला है वो थोड़ा सा गिरा है। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए ग्रीनरी की तरफ। तो इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग देख सकते हो द हिंदू का ये आर्टिकल है। द हिंदू भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो लॉकडाउन लगे साल 2020 के अंदर, कोरोना आया, ठीक है, सब कुछ ठप हो गया था, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए थे, उसकी वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन है हमारे इस कंट्री के अंदर वो भी रुक गया। अभी हम लोग के बहुत सारे सोलर पार्क के ऊपर काम चल रहा था, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो को जनरेट करने के लिए काम कर रहे थे। तो जितना भी हमारे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन था, रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन था, ये सब कुछ रुक गया था इस लॉकडाउन की वजह से। इस वजह से बोला कि कहीं ना कहीं ग्रीनरी के अंदर हमारी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया का जो साल 2022 का टारगेट था वो उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं हम अब की बार पीछे रह जाएंगे, और उसके पीछे का रीज़न है ये कोविड-19 पैंडेमिक। ओके,
और ये जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज़ किया, आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने, एक यूएस का नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो चौथी पोजीशन है दुनिया भर में, अगर हम बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। उसके बाद सोलर एनर्जी के मामले में बात करें तो इंडिया की 5वीं पोजीशन है, विंड एनर्जी के मामले में बात करें तो इंडिया की 4थी पोजीशन है। इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जितना करना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन था, उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे साल 2020 के अंदर हुआ क्या, जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है भारत की गिर चुकी है, क्योंकि साल 2020 के अंदर लॉकडाउन रहा, इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कर नहीं पाए। इंडिया का एक टारगेट है कि हम साल 2023 तक अपना 100 गीगावाट तक का सोलर एनर्जी कैपेसिटी पूरी करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, लेकिन आज के टाइम पर हमें लग नहीं रहा है कि हम इसको पूरी कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक 31 जुलाई 2021 तक हमारे पास डेटा यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक 43.94 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी को इंस्टॉल कर पाएँ। अभी हमें इतना ही काम, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना बाकी है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये कोविड की वजह से हमारी काम में रुकावट देखने को मिला। उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो लगभग 7 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी अब की बार जनरेट करी गई है, और आप कह सकते हो टारगेट हमारा कुछ और ही था। साल 2022 के एंड तक हमारा टारगेट ये था कि हम लोग 175 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करें, लेकिन ऐसा ये भी नहीं हो पाया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का भी रीज़न कोविड-19 है। उसके बाद जब ऑब्वियस ये बात है, जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो पावर कहाँ से ट्रेड होगा, पावर का भी लेन देन नहीं हो पाएगा, खरीदी बिक्री नहीं हो पाएगी, इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल पाएगी। 20% साल 2020 के अंदर देखने को मिला था, हालांकि 2019 के अंदर 37% था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो पावर ट्रेड में भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल बात करें तो जो ग्रीनरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे थे, उसके अंदर काफ़ी हद तक धीमी गति आ चुकी है। उसके पीछे का रीज़न साल 2020 और लॉकडाउन्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए भारत का और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पर हम लोग सोलर से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर भारत और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहा है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मैं आपको पहले के मेंस के पेपर भी दिखाऊंगा। मेंस के पेपर में ना बहुत एग्जाम मतलब साफ साफ पूछा गया है सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ना होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव है। एक है नेशनल सोलर मिशन, उसके बाद द विंड एनर्जी रिवॉल्यूशन, देन उसके बाद नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी एंड SATAT, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर, उसके बाद यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल बायोफ्यूल्स एंड पॉलिसीज। तो यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव है भारत के, जहाँ पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अगेन इकोनॉमी आती है GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर एक टर्म सीखेंगे हम लोग, बात करी गई है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स के बारे में। ये क्या है, तो अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च कर दिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर, जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इनके लिए यहाँ पर इस विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, हमारे भारत के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जो बिजनेस है वह उसको आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर भारत की जो रैंक थी साल 2020 के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो लगभग 63 थी, ठीक है। तो 63 पोजीशन थी, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। हालांकि अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करना, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स के। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो DPIIT है, DPIIT का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने किसके साथ मिलकर काम किया, इन्वेस्ट इंडिया के साथ। इन्वेस्ट इंडिया अपने आप में एक एजेंसी देखने को मिल पाएगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया, इन दोनों ने मिलकर एक पोर्टल बना दिया गया है। ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ना, बेसिकली एक ये पोर्टल है, एक वेबसाइट है, इस पे आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपको कोई बिजनेस लगाना है, अब जब आप बिजनेस लगाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको क्लियरेंस देना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आप इस सिंगल विंडो सिस्टम पर यानी इस पोर्टल पर आप सारा काम कर सकते हो। एक वन स्टॉप शॉप होगा ये, यहाँ पर आप सारा जो भी आपका काम होगा, एक तरीके से स्टेट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारा काम आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, या आपको यहाँ पर नो योर अप्रूवल ऑफर कर दिया जाएगा। देखो होता क्या, जब आप कहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी यहाँ पर साइनिंग
वगैरह की ज़रूरत होती है और अलग अलग जगह से करवानी होती है, उसमें आपको इतनी नॉलेज होती नहीं है। बाद में फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती रहती है तो आप इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते हो। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको नो योर अप्रूवल मिल जाएगा। नो योर अप्रूवल मतलब आपको क्या क्या अप्रूवल लगाना है, क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको यहीं पर वेबसाइट पर पता चल जाएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या आपको ज़रूरत होगी, जैसे कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट जितने भी ज़रूरत होंगे, ई कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप एक ही बार में सब कुछ तैयार करके यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जो हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ पाएगा। ऑब्वियसली बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मेन मकसद यही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो, आराम से कोई भी बिजनेस कर सके। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये एक पोर्टल, इसी प्रकार की वेबसाइट यहाँ पर लेकर आई गई है। कहीं ना कहीं हमारे भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा, स्टार्टअप इंडिया को ग्रो करेगा, पीएलआई स्कीम को ग्रो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस सेक्टर्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। छोटा सा आर्टिकल था लेकिन ज़बरदस्त था, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट, और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग साइक्लोन गुलाब के बारे में। ये साइक्लोन गुलाब इस बार यूनिक क्यों है, इतना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता है साइक्लोन गुलाब काफ़ी बुरी तरीके से हिट किया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन को। और जैसे जैसे साइक्लोन गुलाब आया, साइक्लोन गुलाब के साथ साथ अरेबियन सी के अंदर शाहीन साइक्लोन भी आया था। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर आप लोग मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो साइक्लोन गुलाब है वो यहाँ पर आया था, ठीक है। यहाँ पे आकर इसने जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन को हिट किया, और उसी के साथ में मतलब ये साइक्लोन आया ही था, इसी साइक्लोन के साथ में यहाँ पर भी आपको ये साइक्लोन देखने को मिला, और ये वाला साइक्लोन था शाहीन, ठीक है। और ये वाला कौन सा, ये वाला गुलाब है। आपका होगा ये नाम किसने दिए हैं, तो ये जो नाम है ये दिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कंट्री के से यहाँ पर ये नाम निकल कर आए। देखो ये कंट्री मिलकर ही नाम देती हैं किसी भी साइक्लोन को। जो भी इस रीजन में साइक्लोन आते हैं ना, उन साइक्लोन के नाम यहाँ पर 13 कंट्री हैं वो आपस में मिलकर देती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें साइक्लोन गुलाब के बारे में, तो साइक्लोन गुलाब कहाँ पर आया है एग्जैक्टली, तो आपको यहाँ पर इन वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले कोस्टल वाले रीजन में जाकर हिट हुआ है बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिला। अब हम साइक्लोन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जो गुलाब है बेसिकली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, ये देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना देता हूँ, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना देता हूँ, बीच में इक्वेटर बना देता हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन आएगी, ठीक है, जो इसके बीच में इस वाले यहाँ पर साइक्लोन आएंगे, इस वाले एरिया में, उनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर ये भारत की साइड में आता है तो उनको साइक्लोन्स बोला जाता है। यही साइक्लोन चाइना या फिर जापान की साइड में आता है तो उनको टाइफून बोला जाता है। यही साइक्लोन जब इधर साउथ अमेरिका की साइड आते हैं तो उनको हरिकेन्स बोला जाता है। और यही सेम साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया की साइड आते हैं तो उनको साइक्लोन नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है विली विलीज। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की साइड जो साइक्लोन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग विली विलीज। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ डिस्कशन। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है आपने जान लिया। इस साइक्लोन को नाम दिया गया पाकिस्तान कंट्री के थ्रू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान ने नाम दिया है। इसने अभी यहाँ पर बहुत सारे जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट है उनको बर्बाद किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी नदर्न साइड में, नदर्न इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, उनकी जो नेमिंग है लगभग 13 कंट्री मिलकर देती हैं। 13 कंट्री कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। ये यहाँ पर 13 कंट्रीज़ हैं। ये आपस में मिलकर इन्होंने 13 नाम दिए होंगे सबने, और इन्हीं में से नाम पिक करके दे दिया जाता है। अब की बार चांस पाकिस्तान का था, इसी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर आप कह सकते हो ये नाम दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान ने ये नाम दिया है गुलाब का। और उसके बाद इससे पहले वाला नाम किसने दिया था, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना। यास नाम कौन सी कंट्री ने दिया था, और जो ताउते साइक्लोन आया था ये कौन सी कंट्री ने दिया था, नीचे आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, तो आपको ध्यान रखना है, आप उसको नोट डाउन भी करके रख सकते हो। साइक्लोन जनरली किस समय पर आते हैं, साइक्लोन एक साल में लगभग 2 बार आपको देखने को मिलते हैं। उनके सीजन क्या क्या है, एक सीजन होता है मार्च से लेकर मई के बीच में। कब से, मार्च से लेकर मई के बीच में एक साइक्लोन आते हैं, ठीक है, इसके बीच में आ सकते हैं। या फिर क्या होता है, या फिर होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मार्च से मई के बीच में आते हैं या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आते हैं। अब आप कहोगे ये साइक्लोन तो सितंबर में आया था, गुलाब साइक्लोन कब आया, ये सितंबर के आसपास आया है, 28-29 सितंबर के आसपास। तो आप कहोगे सितंबर में कैसे आ गया, बिल्कुल यही तो इसमें एक यूनिक बात है। साल
साल 2021 तक अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 साइक्लोन ऐसे हैं जो कि अपने टाइम पीरियड से पहले आ गए हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड साइक्लोन या तो मार्च से मई के बीच में आता है या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, सितंबर के महीने में ये साइक्लोन देखने को मिला। अब आप कहोगे ऐसे कौन कौन से साइक्लोन, तो 2005 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था प्यार, ठीक है, 2005 में आया था जिसका नाम था प्यार, 2018 में आया था जिसका नाम था दया, और उसके बाद अब यहाँ पर आपको नया साल 2021 के अंदर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है गुलाब। तो आपको 3 साइक्लोन ये देखने को मिल पाएंगे साल 2000 से लेकर साल 2021 के बीच में। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से ये यूनिक है। साइक्लोन कैसे आते हैं आपको मालूम होगा, इक्वेटर पर यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। इक्वेटर पर क्या होता है, सन की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो पानी गर्म भी होता है, आइलैंड होता है, यहाँ पर आइलैंड वगैरह गर्म हो जाता है, आइलैंड गर्म होता है, ठंडी हवा ऊपर, सॉरी गर्म हवा क्या है ऊपर बहती है तेजी से। जब गर्म हवा ऊपर निकलेगी तो जो नीचे की ठंडी हवा होगी, ठीक है, वो कहां भागेगी, वो इस वाले एरिया में भागेगी, फटाफट यहां पर ठंडी हवा उस गर्म हवा वाले एरिया को कवर करती है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर एरिया भागती है। फिर उसके बाद यहां पर ये लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, सारी हवा यहां पर भागेगी क्योंकि यहां से गर्म हवा निकल रही है। गर्म हवा जैसी ऊपर जाएगी सारी ठंडी हवा इस वाली जगह को बनाएगी, इस वाली जगह को भरेगी, और जैसे यहां पर पहुंचेगी घूमते 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 यहां पर हवा पहुंचेगी, और ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्लाउड बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन की अलग खुद की 5 कैटेगरी होती हैं। साइक्लोन अपने आप में कम खतरनाक से लेकर सबसे ज़्यादा खतरनाक तक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी 1 में साइक्लोन वो होते हैं मतलब कि जिनमें हवा की स्पीड लगभग 119 से लेकर 153 मतलब किलोमीटर पर आवर की होती है, तो वो मिनिमल डैमेजर होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं उनको कैटास्ट्रॉपिक साइक्लोन बोला जाता है या सुपर साइक्लोन भी बोला जाता है, ठीक है। एक होता है सीवर साइक्लोन, एक होता है एक्सट्रीम सीवर साइक्लोन, और एक होता है सुपर साइक्लोन, जो यहाँ पर जिस साइक्लोन की विंड की स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी वो एक तरीके से सुपर साइक्लोन होगा और ज़्यादा खतरनाक होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा अपने नेचर में। ओके, नाउ बढ़ते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की तरफ। आखिरी आर्टिकल सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ आते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर, प्लस यहाँ पर इस आर्टिकल को आप लोग और भी एग्जाम्स में रिलेट कर सकते हो, और भी जीएस पेपर से रिलेट कर सकते हो। अभी क्या हुआ है, जो एल्डर पीपल हैं, जो एक तरीके से बूढ़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनके लिए सैक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब ये सैक्रेड पोर्टल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में भी कवर किया गया था। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कुछ इस प्रकार का पहला ऐसा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो एल्डर पीपल हैं उनके लिए कुछ ऐसा काम किया गया है। सैक्रेड की फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी, मतलब कि जो ओल्डर पीपल हैं, जो एक तरीके से बूढ़े लोग हो चुके हैं, अगर उनको भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है तो उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर फोकस रखा गया है। इस पोर्टल को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो बेसिकली ये पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इसी के साथ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जान लो, ये सब काम किया गया है 1 अक्टूबर के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को ऑब्जर्व किया गया है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं आज के टाइम पर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, यहाँ पर जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अपनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी सिटीजन, जो बूढ़े लोग हैं, उनको यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है सरकार, ये फ़ायदा रखा गया है। ये एम्प्लॉयमेंट पोर्टल यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए और भी जो लोग हो गए उनके लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अमाउंट है 10 करोड़ रुपए अनाउंस करेगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। हर मतलब आने वाले टाइम पर 2-2 करोड़ करके 5 साल में ये पैसे दिया जाएंगे, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। यहाँ पर जो भी एल्डर पीपल होंगे वो जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत यहाँ पर यह है कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। लगभग 110 मिलियन के आसपास एल्डर पीपल आज के टाइम पर हमारे कंट्री में देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और एक रिपोर्ट ये बताती है, जो लसी रिपोर्ट है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इसने बताया भारत के अंदर साल 2050 तक जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या लगभग 319 मिलियन हो जाएगी। तो मतलब बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत सारे सीनियर सिटीजन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, वो चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो उस एम्प्लॉयमेंट के देखते हुए यहाँ पर सरकार ने इस सैक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है। तो सैक्रेड की फुल फॉर्म क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर भारत सरकार हमारी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है एल्डर पीपल को सपोर्ट करने के लिए।
वो इनिशिएटिव क्या क्या है। एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, एक है राष्ट्रीय वायुश्री योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना, चौथा है वायुश्रेष्ठ सम्मान और पांचवा है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार चलाती है, इसके बारे में भी आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। आई होप गाइज आप लोगों को ये सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।